हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में इनवर्स ऑफ टैंजेंट फंक्शन का डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ टॉपिक होगा हम लोग का इनवर्स ऑफ कोटैंजेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइन होते हैं। बट आप देखिए, हम पहले से काम करते हैं, एक फंक्शन के फॉर्म में चेंज करते हैं। आपको पता है कोटैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या आपको लिखवाया था, कॉट। ओके, अब यदि हमने इसे फंक्शन का नाम दे दिया है और इसे हमें इनवर्स फाइंड करना है, इसका मतलब है इसे हमें किसी भी एक वेरिएबल x, y, थीटा, अल्फा, बीटा etc पर डिफाइन करना होगा। तो इसे हम डिफाइन कर देते हैं f(x), cot x, gy, cot y etc कुछ भी वैल्यू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल के लिए। बट हमें चाहिए कोटैंजेंट फंक्शन का इनवर्स। इसका मतलब है इनवर्स होने के लिए कोटैंजेंट फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना बहुत जरूरी है। विदाउट बाइजेक्शन इट डज नॉट कॉल्ड एनी इनवर्टिव। कोई भी इसके लिए इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं हो। तो देखिए, अब आपको मैंने बताया अभी कि जनरली हम लोग कोटैंजेंट फंक्शन, टैंजेंट फंक्शन मतलब एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइन करते हैं। बट यहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, cot 0 का वैल्यू आपका कितना होता है? cot 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। ये आप लोग जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं। अब जब डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही cot 0, cot पाई, cot 2 पाई, यू कहें हम मल्टीपल्स ऑफ 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सभी वैल्यूज के रियल नंबर डोमेन में हो तो रेंज में इन लोगों का कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें इसका ये जो डोमेन है इसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा, कुछ ऐसे इंटरवल में ब्रेक करना होगा जिसके लिए ये डिफाइंड हो, साथ में बाइजेक्टिव भी पॉसिबल हो। तो इन सभी चीजों के लिए हमें जरूरी है ग्राफ। जब तक आप ग्राफ नहीं समझेंगे कोटैंजेंट फंक्शन का, तब तक आप इंटरवल्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे एक फंक्शन में डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ समझते हैं, तब फाइनली इसके डोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके कुछ इंटरवल्स में ब्रेक कर लेंगे। ओके, देखिए, let if such that r tends to r, real numbers to real numbers, is a function defined by if x is equal to cot x. Okay, therefore cot such that r tends to r, but we know that cot 0, cot pi, cot 2 pi, cot n pi is equal to not defined है। ओके, इस सभी के लिए इसका मतलब है कि हमारा जो ये रियल नंबर है डोमेन, इस पर हमारा कॉट फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यानी कि बाबू मैंने भी आपको बात समझाया कि हमें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। अगर इसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कुछ इंटरवल से ब्रेक कर देते हैं, तो फाइनली ये डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए जरूरी है बाबू पहले ग्राफ। अगर हम लोग ग्राफ इसका जान लें, ग्राफ से देखेंगे हम कैसे इंटरवल में
ब्रेक करेंगे। तो चलिए ग्राफ के लिए हम कुछ वैल्यूज का काम करते हैं, वैल्यू कुछ फाइंड कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ कोटैंजेंट फंक्शन। देखिए अब इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको यहाँ पे कॉट एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स है, इसे हम एक वेरिएबल y से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉट एक्स इज इक्वल टू y। आपको पहले से जो वैल्यू पता है क्लास 10th के लॉन्ग, उस पे ही इसको काम करिए, कोई नया काम मत करिए। नया करिएगा तो समस्या होगी। जितने वैल्यू आपको पता है बस वही वैल्यू आप काम करिए जो 10th 11th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। देखिए तो कुछ वैल्यू हैं जिन्हें कि आप लगातार विगत वर्षों से, लास्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं चीजों को आप ग्राफ में काम करेंगे। इस x y हमने ले लिया 0, ओके, पाई बाय 6, ओके, पाई बाय 4, देन पाई बाय 3, पाई बाय 2। हम लोग भले जानते हैं सबका। फिर आगे बढ़िए 2 पाई बाय 3, नेक्स्ट 3 पाई बाय 4, नेक्स्ट 5 पाई बाय 6, नेक्स्ट पाई। फिर आगे बढ़ते हैं 7 पाई बाय 6, इसके बाद 5 पाई बाय 4, इसके बाद 4 पाई बाय 3, नेक्स्ट 3 पाई बाय 2। फिर नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट होगा 5 पाई बाय 3 एंड 7 पाई बाय 4, नेक्स्ट 11 पाई बाय 6, लास्ट जो कि हम लोग बस इतना ही तक स्टडी करेंगे 2 पाई। बस इतना ग्राफ में तो काफी है। ध्यान दीजिए ग्राफ का पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी, तो बस हम यहाँ केवल पॉजिटिव को ही लिखेंगे, नेगेटिव के लिए मैं साइड में आपको समझाऊंगा। अभी देखिए तो पॉजिटिव वैल्यू आपको पता है तो वही वैल्यू पुट कीजिए। देखिए cot 0 नॉट डिफाइंड, cot पाई बाय 6 √3 ये 1 होता है 1/√3। आपको पता है वैल्यू 11 का, पाई बाय 2 का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 0 होगा। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का जो वैल्यू होगा आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर यहां से यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, फिर यहां से यहां तक ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फिर यहां से यहां तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये भी 11 में पढ़ाया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट प्लस, सेकंड में माइनस, थर्ड में प्लस, फोर्थ में माइनस। तो आप देखिए फर्स्ट में तो सारे वैल्यू प्लस, सेकंड वही वैल्यू रोटेट हो जाएंगे बट नेगेटिव के साथ जाएंगे। -1/√3, -1, -√3 एंड -infinity। ओके नेक्स्ट फिर थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, वैल्यू रोटेट होगा बट रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा। ओके अब फाइनली वर्क। फिर नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, जो थर्ड वैल्यू होगा इसमें, सॉरी फोर्थ में, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, -1/√3, -1 एंड इसके बाद -√3 और फाइनली यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू आपको पता है। एक और मैं बात बता दूं आपको, क्लास 11 में पढ़ने को मिला था cot - cot थीटा। ध्यान दीजिएगा ये क्यों काम आएगा भी मैं आगे बता रहा हूं। हाँ इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इसे नोट कीजिएगा। मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। जब तक ग्राफ क्लियर नहीं होगा आप डोमेन रेंज को रिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। हम यहां दो एक्सिस लेने होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए
हमने यहाँ दो एक्सिस ले लिया और दोनों पर काउंट कीजिए कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आपको पता है ओरिजिन एक है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 सेम इधर भी वैल्यू लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 16 आप एक काम करें अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक्सिस कौन सा है इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये हम लोग का वाई एक्सिस है। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स पर 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 3 क्लियर नेक्स्ट पाई बाय 2 ओके दिखाई दे रहा है बढ़िया 2 पाई बाय 3 नेक्स्ट है हम लोग का 2 पाई बाय 3 एंड 3 पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 6 नेक्स्ट पाई नेक्स्ट 7 पाई बाय 6 5 पाई बाय 4 4 पाई बाय 3 एंड 3 पाई बाय 2 नेक्स्ट हो जाएगा 5 पाई बाय 3 7 पाई बाय 4 11 पाई बाय 6 एंड लास्ट आपका वैल्यू होगा 2 पाई। एक बार फिर से देखें 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2 2 पाई बाय 3 3 पाई बाय 4 5 पाई बाय 6 पाई 7 पाई बाय 6 5 पाई बाय 4 4 पाई बाय 3 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 3 7 पाई बाय 4 11 पाई बाय 6 एंड 2 पाई क्लियर। अब उतना ही वैल्यू आप निगेटिव में भी लिखिए देखिए पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2 नेक्स्ट 2 पाई बाय 3 3 पाई बाय 4 5 पाई बाय 6 वैल्यू बढ़ते जाए इसके बाद आपको मिलेगा पाई फिर नेक्स्ट बढ़िए 7 पाई बाय 6 5 पाई बाय 4 4 पाई बाय 3 3 पाई बाय 2 नेक्स्ट 5 पाई बाय 3 7 पाई बाय 4 11 पाई बाय 6 एंड लास्ट आपका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई। बट आप ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव के लिए है लेंथ हमारा नेगेटिव होता है तो सब में हम माइनस पुट कर देंगे सबके लिए हमारा माइनस होगा। अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ एक चीज आपको पढ़ाया अभी कि cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम निगेटिव में जाएंगे जैसे cot पाई बाय 6 का वैल्यू 1√3 होता है अगर हम इसको बात करें cot माइनस पाई बाय 6 तो -√3 होगा यही वैल्यू कहता है निगेटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट में जाएंगे तो सारा वैल्यू ही निगेटिव है इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ वैल्यू लिखा है अब ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक निगेटिव होगा ये देखिए अगर हम लोग निगेटिव के लिए काम करें तो यहां से यहां तक का वैल्यू निगेटिव यहां से यहां तक पॉजिटिव हो जाएगा और यहां से यहां तक निगेटिव और यहां से यहां तक पॉजिटिव मतलब कन्वर्स उल्टा चेंज हो जाएगा क्लियर ना यही वैल्यूज यही रहेंगे बट उनका साइन अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जरा पॉइंट को प्लॉटिंग कर लेते हैं देखिए कितना कितना वैल्यू है पाई बाय 6 0 इंफिनिटी नोट नहीं करेंगे इसको छोड़ देंगे डिफाइन नहीं है पाई बाय 6 और √3 ध्यान दीजिएगा। अब √3 को भी हम पॉइंटिंग कर ही दें बढ़िया रहेगा इसमें जितने जितने वैल्यू है उसको हम पॉइंटिंग कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैल्यू क्या क्या हमको है रियल नंबर्स में √3 है 1 है 1/√3 है 0 है
कौन कौन से वैल्यू के लिए काम कर रहा है? नॉट डिफाइंड, √3, 1/√3, 0, 1, इतना ही वैल्यू। तो 0 तो सबको पता है, 1 हम कुछ वैल्यू इस प्रकार यहां कर लें तो हमें एक डिस्टेंस यहां 1 लेना होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब देखिए इसके बाद √3 का वैल्यू 1.73 कुछ होता है, 732 होता है, मतलब 1 से बहुत ज्यादा। एक्चुअली मान लीजिए मैंने यहाँ 2 ले लिया, मैंने यहाँ 2 ले लिया। अब देखिए 1 का जो वैल्यू है 2 मोर देन 1 इसका √3 जो होता है मोर देन 1 एंड लेस देन 2, समथिंग कुछ ऐसे ही हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम? √3, बट ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके समथिंग यहां भी मैं √3 दे रहा हूं। ओके, अब आगे देखिए 1/√3 मतलब 1/1.732, इसका मतलब है 1 पॉइंट कुछ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हाफ से भी कम हो जाएगा, बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा कम हो सकता है हाफ से भी। इसका मतलब है कि 1/√3 समथिंग कुछ यहां तक आ जाएगा। ये इसको हम ले सकते हैं 1/√3 और यहां हम लोग ले सकते हैं 1/√3, बट ये दोनों माइनस में। ठीक है, हमने अप्रोक्स वैल्यू रिप्रेजेंट कर लिया। अब इन्हीं सब वैल्यू के लिए हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं और वैल्यू को पुट किया जाए। देखिए यहां आप क्या देखेंगे? 0 नॉट डिफाइंड नहीं देखेंगे, π/6 √3, π/6 एंड √3 समथिंग हेल्प है हम लोग का, बढ़िया है, नोट कर दिए। तो π/4 एंड 1, π/4 एंड 1 देखिए, π/3 1/√3 एंड π/2 एक्चुअल वैल्यू 0। आगे बढ़िए 2π/3 -1/√3, 2π/3 ये माइनस में चल जाएगा, माइनस जाने का मतलब है समथिंग कुछ यहां जाएगा। ओके, एंड -1 इसका वैल्यू, नेक्स्ट -√3 इसका वैल्यू। ओके, फिर पाई जो है नॉट डिफाइंड, अब डिफाइंड ही नहीं है तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वैल्यू है 7π/6 √3, 7π/6 समथिंग यहां, 5π/4 एग्जैक्ट 1, 4π/3 समथिंग यहां एंड 3π/2 एग्जैक्ट 0। क्लियर? फिर आगे बढ़िए 3π/2 0, 5π/3 -1/√3 समथिंग यहां एंड 7π/4 -1, 11π/6 -√3। क्लियर? अब से हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं, तो लेफ्ट में हमें क्या मिलता है? देखिए लेफ्ट मैंने क्या बोला? सेम वैल्यू बट साइन उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि थीटा को कोई दिक्कत नहीं है। π/6 अब जो √3 लिए थे अब वो -√3 लेंगे, π/6 -√3। ओके, π/4 -1, π/3 -1/√3 एंड π/2 एग्जैक्ट वैल्यू 0। फिर आगे बढ़ेंगे 2π/3 यहां हम जो नेगेटिव वैल्यू लिए थे अब चूंकि लेफ्ट में है तो ये डालेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/√3। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू कितना है? +1 एंड फाइनली √3। नेक्स्ट नॉट डिफाइंड पाई, ओके कोई काम नहीं करेंगे। आइए √3 जो है 7π/6 का वैल्यू प्लस था, अब नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव आइए नीचे -1
-1/√3 एंड वैल्यू एग्जैक्टली 0। फिर आगे बढ़िए, जो माइनस था अब ये प्लस हो जाएगा, तो 1/√3 वैल्यू 1 वैल्यू √3। ओके, बस इतना ही। अब हम इसे ग्राफ से डिनोट कर दें तो देखिए हमारा ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। बन रहा है बिल्कुल बढ़िया ग्राफ, ऐसे ही ग्राफ बनता है इसका। ओके चलिए, यहां से भी ऐसे ही काम करें हम लोग, ग्राफ को एकदम बेहतर ढंग से बनाएं। जितना बेहतर ग्राफ होगा उतना ही बेहतर होगा। अब देखिए यहां से बना दें, यहाँ वैल्यू 5π/4 वैल्यू आपका 1 है, वैल्यू समथिंग यहाँ होगा एंड ये √3 है, समथिंग यहाँ होगा। थोड़ा चेंज कर दिए। एग्जैक्ट हमें वैल्यू जो है फाइंड हो गए। देखिए यही है ग्राफ ऑफ कोटैंजेंट फंक्शन। एक काम कीजिए, आप क्या देखें, 0 नॉट डिफाइंड, ओके, इसके बाद पाई नॉट डिफाइंड, पाई यहाँ है, इसके लिए हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं जो कि ये सब शो करेगा कि यहां से पास नहीं कर रहा। आगे 2 पाई के लिए प्रीवियस क्लियर ग्राफ। अब देखिए बाबू, यहां हमें इंटरवल्स मिल चुके हैं, कितना कितना के लिए वैल्यू क्या है। आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस इंटरवल का बात करें, इस इंटरवल में, तो ये जो वैल्यू है लगातार बढ़ते जाएगा, मतलब इसका जो रेंज है वो बढ़ते जाएगा। रेंज रियल नंबर होगा, वो रुकने वाला नहीं है, वो लगातार बढ़ते जाएगा, क्योंकि बट पाई तक नहीं जाएगा, पाई के पास से जाएगा पर उतना नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारा डोमेन होगा उसका वैल्यू हम कहां से कहां तक रख सकते हैं, 0 पाई के बीच का वैल्यू, यानी कि वैल्यू बिटवीन 0 एंड पाई। तो इस प्रकार से हमें कुछ यहां से यहां तक के लिए मिलता है 0 पाई ओपन इंटरवल, बिकॉज 0 पाई वैल्यू पर नॉट डिफाइंड है, और इसका जो रेंज आएगा वो रियल नंबर होगा, कोई वैल्यू रियल नंबर नहीं आएगा। अब हम देखिए यहां से यदि यहां का हम बात करें, ये बनता है पाई टू 2 पाई टेंस टू रियल नंबर। अब हम यहां से यहां तक का डिस्कस करें, -पाई टू 0 टेंस टू रियल नंबर, और यहां से यहां तक का बात करें -2 पाई पाई टेंस टू r। तो अब हमें इंटरवल्स मिल गए हैं, इसका जो डोमेन वैल्यू है कोटैंजेंट फंक्शन का, इन किसी भी इसमें से कोई भी अगर इंटरवल पर डिफाइंड है तो फंक्शन है, एंड अब जो फंक्शन है बाइजेक्टिव भी पॉसिबल है। इस सभी के लिए सेम ग्राफ बन रहा है, हर एक इंटरवल आप देख रहे हैं, प्रत्येक इंटरवल, इन इंटरवल्स के लिए जो ग्राफ का डिजाइन है, हमारा जो ग्राफ का कर्व है वो सेम है सब जगह, यानी कि सभी वैल्यू पर जितने भी इंटरवल्स हमने यहाँ डिटरमाइन किए हैं, इन सभी के लिए कोटैंजेंट फंक्शन जो है इनवर्टिबल होगा, बाइजेक्टिव होगा। क्लियर।
तो चलिए इसे आप लोग अब बढ़िया से नोट कीजिएगा, ग्राफ ऑफ कोटैंजेंट फंक्शन। अब हम इसे लैंग्वेज दे देते हैं, इसे हम नोट कर देते हैं लैंग्वेज में, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस ग्राफ के वैल्यू को। इसको लैंग्वेज दे देते हैं, समझ में आया बढ़िया से एकदम। ग्राफ पर हम लोग स्टार्ट कर लिए इजीली, बहुत बेहतर समझ में आया। हेंस कोटैंजेंट फंक्शन बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन for if its domain belongs to intervals -2 pi -pi 0 pi 2 pi 86। क्लियर? लैंग्वेज देखिए, कोई सी भी वैल्यू के लिए ये जो हमारा डोमेन होगा -2 पाई -पाई 0 0 पाई 2 पाई, सभी के लिए अगर डोमेन बिलोंग्स करता है किसी में भी, तो कोटैंजेंट फंक्शन जो है हमारा बाइजेक्टिव होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं। तो देखिए, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया cot x such that -2 pi -pi tends to r, cot -pi 0 tends to r, cot 0 pi tends to r, cot pi 2 pi tends to r। इन सभी वैल्यूज के लिए कोटैंजेंट फंक्शन जो वो हमारा होगा बाइजेक्टिव होगा। ओके, अब बाइजेक्टिव हो गया है, इसका मतलब है कि अब ये इन्वर्टिबल पॉसिबल है, तो हम लोग अब इसके इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑफ कोटैंजेंट फंक्शन। तो हम एक पॉइंट दे करके इनवर्स ऑफ कोटैंजेंट फंक्शन को नोट कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ कोटैंजेंट फंक्शन डिनोटेड बाय कॉट इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, जो कोटैंजेंट फंक्शन का इनवर्स होगा उसे कॉट इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, इफ f such that x tends to y, ओके, x tends to y, तो आपको पता है f इनवर्स आप क्या जानते हैं, f इनवर्स such that y tends to x, ये तो पता है। That means if fx is equal to cot x, clear? Therefore cot x is equal to y, ये तुम्हें पता है।
cot x इक्वल टू y रिप्रेजेंट कर सकते हैं where x belongs to x and y belongs to y. Therefore x is equal to cot inverse y and cot inverse of that y tends to पॉसिबल. इस x को सिंगल करेंगे तो cot जो फंक्शन होगा हमारा y पर डिफाइंड हो जाएगा. इसका मतलब है x is equal to cot inverse y and cot inverse y tends to x. क्लियर? डोमेन में चेंज हो जाता है. तो आपको पता है इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा चुके हैं. अब देखिए इसी के फॉर्म में अब हम इस इंटरवल को भी cot इनवर्स के फॉर्म में चेंज करते हैं. तो देखिए अब हम लोग इस इंटरवल को cot इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. देखिए तो क्या मिलता है हमें. एक मिनट मेरा एक काम करना है. अभी हमने यहां लिखा था, आप डबल नोट नहीं करिएगा, नीचे मैंने लिखा था cot x इज इक्वल टू y और यहां पर बाबू cot इनवर्स y इज इक्वल टू x. अभी यहां से मिला हमें ना, हमें दो वैल्यू मिल गए. अब जरा एक काम करते हैं, कुछ नोट्स को डिफाइन कर लेते हैं. जैसे कहीं वैल्यू फाइंड करने की आ जाए cot इनवर्स cot x, देन क्या करेंगे आप. बहुत इजी है. देखिए cot इनवर्स cot x, cot x का वैल्यू कितना है y और cot इनवर्स y का वैल्यू बाबू x. देखिए यहां वैल्यू x तो यहां भी x. क्लियर है? बहुत इजी है. डायरेक्ट जितना भी वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल cot इनवर्स cot पाई अपॉन 6, तो रिजल्ट आपका आएगा पाई अपॉन 6. दैट वैल्यू आ जाएगा पाई अपॉन 6. क्लियर ना? तो चलिए आगे काम कर लेते हैं. सेकंड हमको क्वेश्चन आ सकता है cot इनवर्स y. ये भी देखिए cot इनवर्स y का जो वैल्यू है इसमें कितना है x और cot x बराबर बहुत इजी हो गया. y देन y. अब इसका काम कहां होगा, कहीं क्वेश्चन आ जाए cot इनवर्स 1/√3, आपका रिजल्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव थीटा का ही वैल्यू होगा 1/√3. डायरेक्ट आंसर. क्लियर ना? बढ़िया से ये टॉपिक क्लियर. अब आइए हम लोग cot इनवर्स की फॉर्म में ही, अभी जो हमने ग्राफ से cot को कुछ एक्सट्रैक्ट किया था उसके डोमेन को, अब उस फॉर्म में हम cot इनवर्स को डिफाइन कर लेते हैं. Therefore cot इनवर्स such that अब डिफाइन कर सकते हैं क्या हम लोग, r tends to -2 pi minus pi. नेक्स्ट cot इनवर्स r tends to -pi0. नेक्स्ट cot इनवर्स r tends to 0 pi. नेक्स्ट cot इनवर्स r tends to pi to pi. बहुत से वैल्यू डिफाइन करेंगे फॉर किसके लिए, f(x) f such that r tends to r. क्लियर ना? रियल नंबर एंड f(x) is equal to cot x. क्लियर? f such that r tends to r and f(x) is equal to cot x के लिए हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. इन सभी के लिए हमारा इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है. लेकिन एक खास बात है बाबू, ये जो इंटरवल 0 to पाई होता है ना, इसे कहा जाता है,
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी ये जितने भी मैंने यहां लिखा है ये सब इंटरवल्स जो हैं, जो फंक्शन हमें डिफाइंड हो रहे हैं, ये सारे फंक्शन कॉट इनवर्स के ब्रांचेज हैं। बट एक ऐसा ब्रांच जिसका रेंज 0 to पाई हो उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। एंड जो वैल्यू आएगा कॉट इनवर्स का 0 to पाई पर उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो चलिए एक डेफिनेशन में हम लोग यहां से लिख लेते हैं। एक डेफिनेशन मिल गया हम लोग का जिसका नाम होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? A branch of cot inverse having range 0 to पाई, जो इसका रेंज होगा 0 to पाई होना चाहिए, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, and the value of cot inverse x is equal to y belongs to 0 पाई। ध्यान दीजिएगा, जो cot inverse का वैल्यू आएगा 0 पाई से मैच करना चाहिए, is called प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि आप लोग का क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब थ्योरी हम लोग का बिल्कुल समाप्त हो गया। कॉट इनवर्स कोटाइनल फंक्शन के इनवर्स के लिए जितने भी थ्योरी हैं हमने ग्राफ के साथ डील कर लिया। अब हम लोग काम करते हैं कुछ एग्जांपल्स को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, कॉट इनवर्स 1/√3, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, सॉल्यूशन कीजिए इसका। कॉट इनवर्स 1/√3 कॉट इनवर्स, अब आप थोड़ा यहां रिमेंबर कीजिए 1/√3 कॉट में कोटाइनल फंक्शन में कितने रेडियन का वैल्यू होता है, यहां डिग्री मत लेकर चलिएगा, रेडियन लेकर चलिएगा, ध्यान रखिएगा रेडियन। तो कितने रेडियन का वैल्यू होता है? 1/√3 पाई/3 रेडियन का वैल्यू होता है, cot पाई/3। अभी मैंने आपको पढ़ाया cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ाया? x। क्लियर? देन cot इनवर्स cot पाई/3 का वैल्यू पाई/, आप क्या देख रहे हैं कि पाई/3 जो है ना वो 0 to पाई में मैच कर रहा है, मिलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 का भी काम करते हैं। और बच्चे कहेंगे सर कहीं निगेटिव में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? हमने ले लिया -√3। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कॉट इनवर्स -√3, हाँ माइनस को बाहर आने देते हैं, अभी बाहर आने देते हैं। कॉट, ये रिमेंबर कीजिए, तो पाई/6 का वैल्यू। अब आप हमको बताएं कि निगेटिव कॉट का निगेटिव वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। मैंने अभी सिखाया आप लोगों को 1 2 3 4, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। ध्यान दीजिए, सेकंड में माइनस होता है, और सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई-थीटा। अब हम लोग यदि इसको पाई-थीटा के फॉर्म में चेंज कर दें तो इसका नेगेटिव वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्यों कर सकते हैं कि cot पाई-थीटा इज इक्वल टू -cot थीटा। ध्यान दीजिए,
cot पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, यानी कि यदि हम लेफ्ट से राइट जा सकते हैं तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट टू लेफ्ट भी हम लोग आ सकते हैं। क्यों कहें माइनस थीटा हो तो कॉट में माइनस के साथ जो भी थीटा लगा हो उसे पाई में से माइनस कीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली हम लोग यहां वही काम करेंगे, कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई अपॉन 6। ओके, फाइनली कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई अपॉन 6। क्लियर? अब देखिए फिर कॉट कैंसिल, रिजल्ट आपका 5 पाई अपॉन 6। अब आप देखिए बहुत ही आसान है, प्लस होगा तब तो बहुत इजी है, लेकिन यदि माइनस होता है थोड़ा टफ होगा, लेकिन बहुत इजी है। कुछ नहीं कीजिएगा, आप बस ये रिमेंबर कीजिए कि आपका यहाँ रेडियन वैल्यू कितना है, जो आपका रेडियन वैल्यू है उसे आप पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और वही जो वैल्यू आपका आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग इनवर्स ऑफ कोटाइनल फंक्शन की पढ़ाई कर चुके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन की ओर पढ़ाई करेंगे।